एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था, उसके सारे नोट्स कंप्लीट हैं। आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे? आपको इंडियन क्लासेस पे जाना है और उसकी जब आप इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करोगे और उसको ओपन करोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी। जब आप प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो 8th क्लास विज्ञान के जो नोट्स हैं उस पर क्लिक करना है। आपको नंबर 7th चैप्टर तक सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। मैंने सिंपल भाषा में नोट्स बनाए हैं। आपको नोट्स एक बार देखना है। आप अगर एक बार पूरी वीडियो देखते हो देन उसके बाद अगर आप लिखते हो तो आपको दोबारा या तीसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से आज हम सिंपल नोट्स के साथ चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, बल तथा दाब, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है और 7 चैप्टर तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बल यानी फोर्स। फोर्स क्या होता है? यानी धक्का, किसी चीज़ को धक्का देना, ठीक है। किसी चीज़ को अगर हम धक्का देंगे तो वो फोर्स कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं, ठीक है। बल यानी फोर्स। अगर हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं, यानी कोई टेबल है, जैसे कोई टेबल है, ये टेबल है, इसी चीज़ को अगर हम धक्का दे देती, एक तो ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी, यानी वस्तु गतिशील हो जाती है। वस्तु गतिशील हो जाती है और उसकी आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगर इसके अपन ऊपर बल लगाते हैं तो ये हमारा फोर्स होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं, यानी फोर्स कहते हैं। या तो हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं या किसी वस्तु को खींच रहे हैं, ठीक है। धक्का देना एक अभिकर्षण बल होता है और खींचना एक अपकर्षण। अभिकर्षण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का रगड़ाना। देखिए, जैसे मैं इसको धक्का दे रही हूँ तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, तो एक तो इसकी गति में परिवर्तन हो रहा है, यानी गतिशील हो रही है वस्तु, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया अभिकर्षण बल। और खींचना, किसी वस्तु को खींचना, जैसे हम दरवाजे को खींचते हैं तो वो अपना अपकर्षण बल होता है। बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। मतलब ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? अगर इस टेबल को मैं धक्का लगा रही हूँ और ये मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ और टेबल के बीच जो क्रिया हो रही है वो ज़रूरी होती है। जब तक मैं टेबल को स्पर्श नहीं करूँगी तो उसको धक्का भी नहीं लगा पाऊँगी। तो ये सेंटेंस यही बोल रहा है कि जब हम बल लगाते हैं तो दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है जैसे कोई टेबल है, इस पर मैं धक्का दे रही हूँ, कोई और धक्का दे रहा है। अगर 3 जने धक्के दे रहे हैं तो वो जो तीनों बल होंगे वो एक साथ जुड़ जाएंगे और ये जो टेबल है वो जल्दी से आगे की ओर खिसकने लगेगी, यानी गतिशीलता बढ़ जाएगी, गतिशीलता बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो इनके जो फोर्स है, लगाए गए जो फोर्स हैं वो सारे जुड़ जाएंगे, यानी प्लस हो जाएंगे। ओके, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन होने पर इसका प्रभाव भी बदल जाता है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो उस पर बल द्वारा गतिशील किया जा सकता है। वही बोल रही हूँ मैं, जब हम किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं तो वो गतिशील अवस्था में आ जाती है, यानी अपने स्थान को परिवर्तित कर लेती है, तो उसी को हम फोर्स कहते हैं। और यदि कोई वस्तु गतिशील हो तो उस पर बल लगाकर उसे विराम अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम कोई बाइक चलाते हैं ना, तो उस पर हम ब्रेक लगाते हैं तो अपनी विराम अवस्था में आ जाती है, गतिशील से विराम अवस्था में आ जाती है, ठीक है। अर्थात बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है और यदि बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में हो तो वस्तु की चाल कम हो जाती है, ठीक है। जैसे खिलाड़ी द्वारा बॉल करना, गोलकीपर द्वारा गेंद को रोकना। ओके, इसके ये दो उदाहरण हो गए।
बल वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, जिसे गेंद का किसी दीवार से टकराकर दिशा में परिवर्तन होना, जैसे किसी ने गेंद फेंकना और उसी गेंद का दीवार से टकराकर विपरीत दिशा में, जिस दिशा में फेंकी गई है उसी दिशा में वापस आना, तो वो भी एक दिशा परिवर्तन का कारण होता है। और किसके कारण होता है ये सब? ये फोर्स के कारण होता है। यह हर बार आवश्यक नहीं है कि किसी वस्तु को बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मनुष्य द्वारा दीवार पर लगाया गया बल, हाँ, ये हर जगह संभव नहीं है। उसने बॉल फेंकी, बॉल तो वो हल्की थी इसलिए दीवार से टकराकर दिशा परिवर्तन हो गया, लेकिन क्या हम दीवार को धक्का देके उसकी गति करवा सकते या उसकी अवस्था में परिवर्तन करवा सकते हैं? ऐसा नहीं होता। ठीक है, बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, जैसे आटे का गूंथना। अब फोर्स के प्रकार, फोर्स पढ़ लिया हमने कि किसी चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को खींचना या किसी चीज़ को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाना या गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में लाना। ये सारे जो कारण हैं किसके कारण हो रहे हैं? ये फोर्स यानी बल के कारण हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे बल के प्रकार। बल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। यानी संपर्क बल का मतलब होता है जब कोई बल लगता है तो वो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, किसी वस्तु को विराम से गतिशील अवस्था में लाना, ये फोर्स होता है। किसी वस्तु को गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में लाना, ये फोर्स कहलाता है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन करना, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन करना, वस्तु की आकृति में परिवर्तन करना, जो हमने जैसे उदाहरण पढ़ा था आटे को गूंथना, ये हम उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। हमने अपनी इच्छा के अनुसार उसकी आकृति बना सकते हैं। फिर आता है बलों के प्रकार, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल किसे कहेंगे? वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगता है, संपर्क बल कहलाता है। जैसे पेशीय बल, हमारा शरीर गति करता है वो किसके कारण करता है? पेशीय बल के कारण करता है। ये पेशीय बल हमारे शरीर के संपर्क में रहते हैं, ये पेशीय बल गति करते हैं। अगर पेशीय बल गति नहीं करेंगे तो हमारा शरीर भी गति नहीं करेगा। ये पेशीय बल हमारे शरीर, जो पेशियाँ होती हैं ना, वो गति करती है। तो हमारा जो शरीर के अंदर पेशियाँ होती हैं और ये शरीर उनके कांटेक्ट में होता है, तो पेशियाँ गति करती है तो हमारा शरीर भी उनके साथ साथ गति करने लगता है। यानी पेशियाँ और हमारा शरीर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इसी कारण हमारा शरीर भी जिस तरीके से पेशियाँ गति करती हैं उसी तरीके से हमारा शरीर भी गति करता है। जैसे उदाहरण के लिए पेशीय बल, हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। मनुष्य द्वारा श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेने तथा निकालते समय फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना भी एक पेशीय बल का ही उदाहरण है। ठीक है, जैसे बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट द्वारा जो कार्य करते हैं वो भी पेशीय बल के कारण ही करते हैं। उनकी पेशियां मजबूत होती हैं। जैसे बैल, घोड़े जो ये बोझ ढोने का कार्य करते हैं और अदर जानवर नहीं करते, क्योंकि इनके जो पेशीय बल होते हैं, इनकी पेशियां मजबूत होने के कारण ये अत्यधिक बल का सामना या बल उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो कार्य करते हैं वो किसके कारण करते हैं? पेशीय बल के कारण ही करते हैं। दूसरा आता है घर्षण या किसी चीज़ का रगड़ाना, है ना। वह बल जो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। यानी जो घर्षण होता है जो बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है ना। अगर मैं देखूं कि जैसे ये टेबल है, इसको मैं इधर से धक्का दे रही हूँ, है ना, और कोई इधर से धक्का दे रहा है, तो क्या होगा? जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उस तरफ घर्षण होगा। मतलब जो मैं ये इधर बल लग रहा है, मैं इसको विपरीत दिशा में यानी उसी दिशा में वापस धक्का दे रही हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? घर्षण बल हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा। तो फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद का धीरे धीरे धीमा होकर रुक जाना। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा में विपरीत होती है। यानी जो ये बल घर्षण बल होता है, बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल भी दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए यह संपर्क बल भी कहलाता है। अब आता है असंपर्क बल। ठीक है,
असंपर्क बल क्या होता है? दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला ऐसा बल जो आपस में संपर्क में नहीं होता, यानी जो बल जो दो वस्तुओं के बीच लगता है लेकिन वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहती हैं। जब वो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेगी तो वो हमारा असंपर्क बल हो जाएगा। सबसे पहले आता है चुंबकीय बल। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बिना संपर्क में आए ही बल लगा सकता है, अतः चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल कहलाता है। दो चुंबकों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण जबकि असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, जैसे मैंने चुंबक के दो लिए, एस और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, इसमें इधर भी साउथ और साउथ, अगर ये दोनों बल होंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा और मैंने ये दोनों सिरे लिए एस और एन, इधर ले लिया एस और एन, तो इन दोनों सिरों में आकर्षण होगा। ठीक है, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा और इनमें आकर्षण होगा। तो ये यही बोल रहा है कि जब एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बिना संपर्क में आए ही बल लगा सकता है तो यह चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल कहलाता है। दो चुंबकों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण जबकि असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अगला आता है स्थिर वैद्युत बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगला है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ये हम अगले पार्ट में कवर करने वाले। तब तक आपको वीडियो देखना है, नोट्स बनाने और अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।